सरकार का किया घेराव। राफेल मामले में राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार का किया घेराव। कहा, पीएम ने अनिल अंबानी की जेब में डाले 30,000 करोड़। रक्षा मंत्री के फ्रांस दौरे पर भी साधा निशाना। रामपाल पर आया कोर्ट का फैसला। दोनों मामलों में रामपाल दोषी करार। हिसार की सेंट्रल जेल में हुई सुनवाई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। सुबह से जारी थी मुठभेड़। सुरक्षा बलों को मिली थी 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। आईएनएस मीडिया केस में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। भारत, लंदन और स्पेन में कार्ति की संपत्तियां ईडी ने की जब्त। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट से मचा हाहाकार। आज 1000 अंक टूटकर गिरा शेयर बाजार। निफ्टी में भी भारी गिरावट। और उधर ओडिशा पहुंचा तितली तूफान। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात। सरकार ने दिए 2 दिन स्कूल बंद रखने के आदेश। सीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच। 2 का पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स के अलावा फील्ड से भी ये जानकारी लेते हैं और आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि हम किन खबरों पर आज चर्चा कर रहे हैं। जिन खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं आज, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिसार के अंदर। अगर आप बात करें, एक स्वयंभू संत कभी हुआ करते थे रामपाल, आज वो 2 मामलों में दोषी करार दिए गए। हत्या जैसे संगीन आरोपों में उनको दोषी करार दिया गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, राफेल डील अब और उसका विवाद जो है गहराता जा रहा है। राहुल गांधी ने सीधा हमला किया। हालांकि फ्रांस की तरफ से भी उस पर जवाब आया, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसके अंदर और क्या तथ्य छुपे हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोड्यूसर्स के साथ। इसके अलावा एक और हम खबर लेकर आ रहे हैं, ऑनर किलिंग का एक मामला आया है मुरादाबाद से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक प्रेमी और प्रेमिका को मार दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है इज्जत की खातिर। उसके अलावा एक और खबर है, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा तितली तूफान के कहर की हम बात करेंगे। ओडिशा के अंदर उसका कहर आ गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर कभी अपने आप को कबीरपंथी कहने वाले, कभी अपने आप को नास्य धर्म का वंशज, एक तरह से उसका अवतार कहने वाले रामपाल जो हैं, अब दोषी करार दे दी गई। यानी बाकायदा करार दे दिया गया कि वह हत्यारा है। कोर्ट ने मान लिया है कि उसके ऊपर जो आरोप थे उसमें हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका है। अभिजीत हमारे साथ रहेंगे, हमारे संवाददाता मनोज गुप्ता रहेंगे रोहतक से, हरियाणा से, और हम जानकारी लेंगे कि किस तरह। अभिजीत, अगर देखा जाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, कबीरदास जी का दोहा है। उन्हीं कबीरपंथी को कहने वाले रामपाल अब हत्या के दोषी करार दिए गए हैं। कहां आपको लगता है, खुद गुरु बने बैठे हैं लेकिन किसी को सही राह दिखाने के बजाय खुद ही गलत राह पे चल गए और अब कोर्ट ने मान लिया है कि दोषी हो गए। बिल्कुल, और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, उन्होंने ना 2013 में एक माफ कीजिएगा 2000 जब उनपे सजा हुई थी, जब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी स्वामी दयानंद, जो उनकी एक किताब भी थी उस पे। तो आर्य समाज के जो लोग थे उन्होंने विरोध जताया था। उसी के बाद झड़प हुई थी, तो इसके बाद फिर कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन जब पुलिस उनको वहां पे पेश करने के लिए पहुंची तो वहां पे कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी और कई दिन लग गए आश्रम से निकालते, और उसी समय पुलिस और उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। उसी में कई लोग मर गए थे। तो 2 मामला था, 429 एफआईआर नंबर और 430, तो दोनों मामलों में दोषी करार दिया गया इनको, और अभी सजा जो है वो 16 या 17 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। यानी हत्या जैसे संगीन अगर आरोपों के अंदर दोष साबित होता है और कहीं ना कहीं दोषी करार देता, तो एक तरह से कैपिटल पनिशमेंट का एक अगर मामला बन सकता है। हालांकि अदालत का जुडिक्शन है वो कितनी सजा दे। इसके अलावा देशद्रोह भी बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन सवाल यह है कि खुद को वो अपने आप को भगवान का अवतार कहने वाले, नास्य धर्म जैसे भविष्यवाणी करने वाले, और उसके अलावा कई ऐसे घिनौने काम भी थे जिसे कहना चाहिए आस्था के नाम पर। वो जो हम अक्सर कहते हैं कि विश्वास जब
हदों को पार करता है तो अंधविश्वास हो जाता है। लाखों लोग वहां जाकर वो खुद दूध में नहाते थे, उस दूध की खीर लोगों को खिलाते थे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि लोग चांद पर जा रहे हैं, लोग बाग स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी अंधभक्ति के नाम पर ये चीजें हो रही हैं। और जो लोग ये कर रहे हैं या लोग जो करने पर मजबूर कर रहे हैं, या एक तरह से विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कैसा लगता है? अब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया, यानी समाज के सामने ये आ रहा है कोई ताकतवर नहीं है, सब कानून में बराबर है। बिल्कुल, और भारत का संविधान कहता है कि कोई भी ताकतवर नहीं हो, चाहे वो बाबा हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई आम आदमी हो। आस्था जो कह रहे थे कि अंधविश्वास में बदल जाता है, वाकई वही हो रहा है। किस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरी लिस्ट है, पूरा सिलसिला है। बाबा राम रहीम हो, राधे मां पे भी भ्रष्टाचार के आरोप है। इसके अलावा राम रहीम है, आसा राम है जो जेल में सजा काट रहे हैं, राम रहीम भी जेल में है। तो हम जब किसी पे हद से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बस हम सामने वाले को फॉलो करते हैं, फिर हम गलत और सही में फर्क करना भूल जाते हैं। मनोज गुप्ता है। मनोज गुप्ता, आपको आवाज आ रही है? लगता है मनोज गुप्ता से संपर्क नहीं हो रहा है। सरकारी वकील क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। वकील जो बता रहे हैं लेटेस्ट जानकारी वो सुन लेते हैं। इसमें सेक्शन 302 और 343 एंड 120B कॉन्स्पिरेसी के लिए ये सेक्शंस थे। इसमें चार्जशीट किया गया था और टोटल 29 लोग थे दोनों के एफआईआर में, और सभी सेक्शंस में कोर्ट ने गिल्टी होल्ड किया। सर, बचाव पक्ष की तरफ से कोई पेश हुए थे? हाँ, काफी सारे वकील थे, क्योंकि एपी सिंह ने ये आरोप लगाया। मनोज गुप्ता, आपको आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है सर। आज क्या तैयारी की थी पुलिस ने? जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिसार के लिए ट्रेन भी बंद कर दी गई थी और बहुत मुस्तैद थी पुलिस। जिस तरह से 2014 में हिंसा हुई थी, कोर्ट में पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने पहुंचने से, वहां जाने से, पेश होने से इनकार कर दिया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक का मामला बना था। फिर हाई कोर्ट ने बाकायदा गिरफ्तारी के आदेश दिए और फिर पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की कि उसमें भी कई लोगों की मौत हिंसा में हो गई थी। आज सजा सुनाई गई, हालांकि जेल में सुनवाई हुई है। किस तरह बाहर तैयारियां की थी प्रशासन ने? जी, आजाद जी, हिसार को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था और कल रात से ही हिसार आने जाने वाली सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। इंटरनेट सेवाओं को कुछ देर के लिए बाधित कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल इंटरनेट सेवाएं चालू हैं वहां। और हिसार के चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात कर दी गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स बुला ली गई थी और धारा 144 हिसार में लगा दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना वहां ना घट सके। क्योंकि पहले भी रामपाल के मामले में 2014 नवंबर में जब रामपाल को कोर्ट में पेश करना था तो उस समय रामपाल के अनुयायियों ने रास्ता रोक लिया था, कुछ लोगों को आश्रम के अंदर बंधक बना लिया था। 14 मनोज, एक सवाल ये बनता है, जिस तरह से अब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया, क्या जो आस्था वाले लोग हैं, जो वहां भक्त जन हैं, उनका क्या रुख है? क्या लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि ये संत हैं या कहीं इनकी अब जो है एक्सपोजर हो चुका है? आजाद जी, जहां तक आस्था का मामला है, हमारे देश में आस्था बहुत बड़ी चीज है। देश की बात नहीं कर रहे हम, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। जी आजाद जी, मैं उसी केस पे ही आ रहा था। जहां तक आस्था का मामला है, अब भी काफी अनुयायी ऐसे हैं जो रामपाल को अब भी उसी रूप में देखते हैं और वह अपने आप को उनका अनुयायी मानते हैं और उनके पक्षियों पे चलने की बात कर रहे हैं। परंतु काफी लोग ऐसे भी हैं जो रामपाल को दोषी करार करने के बाद अब उनसे मोहभंग हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज गुप्ता। और अभिजीत, लास्ट सवाल, जिस तरह से विश्वास अंधविश्वास में बदलता है और कहीं ना कहीं यह है, अभी भी जैसा मनोज गुप्ता बता रहे हैं, कुछ लोग आज भी उनको संत मानने को तैयार हैं। क्या नहीं लगता कि अब एक ऐसा एजुकेटेड माहौल हो कि कम से कम लोग ये तो माने कि अगर आस्था हम रखें, ऐसी बात नहीं, आस्था होनी बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर आप भी आस्था रखते तो बड़ा सवाल खड़ा। बिल्कुल, देखिए इसमें एजुकेशन का कोई मायने नहीं रखता। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी अंधविश्वास करते देखा है, ऐसे बाबाओं पे भरोसा करते देखा है जो ज्यादातर फर्जी होते हैं, और इनमें भी ऐसा ही है। इन पे 2006 में इन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद इनको पेश होने का आदेश दिया था। 2013 में भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये पेश हो जाए, लेकिन ये पेश नहीं हुए। इन्होंने कोर्ट का अपमान किया, कोर्ट की अवहेलना की। इसके बाद कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि इनको पेश किया जाए, हर हाल में वहां से गिरफ्तार किया जाए। तो ये एक आस्था का जो सिलसिला चलता है, भारत में आस्था बहुत बड़ी चीज है, और जब किसी पे भरोसा होने लगता है तो उसके साथ इंसान जुड़ जाता है। राम रहीम का जब फैसला आने वाला था, ऐसा लगता है कि आस्था जब ताकत दे देती है तो वो निरंकुश भी हो जाते हैं। इनके बारे में कई ऐसी खबरें जो बड़ी एक तरह से लगता है कि समाज शायद कैसे एक्सेप्ट करता था। खुद दूध में नहाते थे, उस दूध की खीर अपने भक्तों को खिलाई की ऐसी भी खबर थी। और सीसी कैमरे लगे हुए थे, वहां सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे, जो महिलाओं के जो टॉयलेट्स और वहां के बाथरूम थे
के जो वहां पर वो थे उनके ऊपर नजर रखी जाती थी, और उसके अलावा तहखानों की खबर है, और ज्यादातर आश्रमों को अगर देखा जाए 5 स्टार स्टाइल में सजाया जाता था। ये तमाम वो खबरें हैं जिसको लेकर लगता है कि जो आस्था है, वो आस्था अगर किसी को ताकत देती है तो वो निरंकुश हो जाता है, और आस्था में अंधभक्त कहीं ना कहीं अपना भी नुकसान करते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं राफेल डील की। खालिद हसन हमारे साथ रहेंगे। राफेल डील, राफेल जो विमान है उसकी मारक क्षमता के बारे में बड़ी चर्चा है। वो अगर देखा जाए दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा, लेकिन हमारे यहां तो पॉलिटिक्स में उसकी मारक क्षमता सामने आने लगी है। पक्ष विपक्ष उसको लेकर लगातार हमलावर हो रहे हैं, और राफेल की आड़ में एक बहुत बड़ी राजनीति हो गई है। संसद, सड़क, सुप्रीम कोर्ट, अब फ्रांस से फिर दोबारा होके राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। क्या लग रहा है? बिल्कुल, इसकी मारक क्षमता बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसका निशाना सीधे 2019 में लगने वाला है। अब इसका फायदा किसको होगा ये तो 19 के चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आप वो दौर याद कीजिए 1989 का, जब राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स को लेकर प्रताप सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह ने पूरे देश में एक माहौल बनाया था, और उसी तरह का आज माहौल जो है राहुल गांधी बनाकर और 2019 में सत्ता पाने की कोशिश कर रहा है। उस समय यह हुआ था कि उस समय केंद्र में जो है कोई उतना सशक्त विपक्ष नहीं था, कांग्रेस ही बड़ी पार्टी थी। 1984 में हत्या के बाद से जो इंदिरा गांधी के उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद से काफी कहा जाता है कि जितना राजीव गांधी के समय में कांग्रेस की सीटें आई थी उतनी सीटें कभी नहीं आई, और न ही किसी पार्टी को आई। तो काफी दमदार पार्टी थी उस समय, लेकिन विपक्ष उस समय कुछ नहीं था। और विश्वनाथ प्रताप सिंह उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने विद्रोह किया, और उसके बाद से जिस तरह से विपक्ष ने ये बोफोर्स का माहौल बनाया और फिर गठबंधन की सरकार बनी, कहीं ऐसा ना हो कि 2019 में फिर हम गठबंधन की ओर चले जाएं। जिस तरह से ये राफेल डील का मुद्दा उठ रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से उसके डील को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो अगर इस पर सरकार स्पष्टीकरण दे दी होती, जिस तरह से मांग की जा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम इस पर नोटिस नहीं कर रहे हैं, हम उस डील के ऊपर भी पूछ रहे कितने में है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हम उसकी क्वालिटी पे या उसकी एक तरह से मारक क्षमता पे या उसके टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप बंद लिफाफे में यह बता दें कि जो प्रक्रिया थी वो प्रॉपर थी कि नहीं थी और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया। तो कहीं ना कहीं अब मामला जब कोर्ट में आ गया है और उसके बाद अब राजनीति लगातार जारी, तो कल लगता है कि 2019 के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां इसको मुद्दा बनाने के लिए तैयार है, खासतौर से कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के लिए तो ये एक संजीवनी है, बाकी उसके पास अभी कोई उस तरह का मुद्दा नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह राहुल गांधी कह रहे थे कि ये तो सिर्फ एक डील का मामला है, अभी और भी डील के हम खुलासे करेंगे, पता नहीं वो कौन कौन से डील का खुलासा करेंगे, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया और जो मीडिया पार्ट वहां का जो एक वेबसाइट है, जिस तरह से उसने खुलासे किए, हालांकि अभी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस ने कहा था नोटिस जारी करने के लिए केंद्र सरकार को, लेकिन उसने मना कर दिया था। उस पर कांग्रेस को जरूर झटका लगा था, लेकिन आज मीडिया पार्ट्स जिस तरह से ये मुद्दा उठाया है और जिस तरह से इस पर खुलासे हुए हैं, उससे कांग्रेस को एक बार फिर संजीवनी मिली है। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं। पहले उन्होंने कहा कि चौकीदार ही चोर है, ये भी कहा कि गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। और खैर जो उन्होंने कहा वो जरा सुन लेते हैं। अब ये करते हैं, क्योंकि हम अगर वो बातें कहें तो क्योंकि हमारे पीएम हैं, हम उनके लिए ऐसी शब्द शायद हमारे लिए बेहतर नहीं होगा एज ए मीडिया हाउस। हम देखते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा उनके मुंह से सुन लेते हैं। मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राफेल में क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमने कहा था कि ठीक है, अरुण जेटली जी से मैंने कहा ठीक है, आप राफेल की बात कर रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, आइए जेपीसी करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। भाग गए, लिटरली भाग गए। बेसिकली अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हैं, कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, 10 दिन पहले कंपनी खोली, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी की जेब में डाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। पता लगा अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने।
कई सवाल जो हैं जिसको देखा जाए, अनिल अंबानी खास तौर से 10 दिन पहले कंपनी बनी, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा जेपीसी बन जाए, इसको लेकर अगर देखें करप्शन फिर मुद्दा बन गया। आप 89 का जिक्र कर रहे थे, हालांकि बोफोर्स में भी घोटाला बड़ा हुआ था, 500 करोड़ का लगभग उसमें कहा जाता रिश्वत का मामला था उसमें, लेकिन यहां पर तो हजारों करोड़ का मामला हो गया। अगर देखा जाए तो कांग्रेस उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, कांग्रेस इसको छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि 2019 में उसके पास इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। एक तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो उसके पास राम जैसे मुद्दे हैं और बहुत सारे विकास का भी मुद्दा वो गिना सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास यही एक मुद्दा है जो वो क्योंकि प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो उस समय ये कहा गया था कि मतलब न भ्रष्टाचार करेंगे, न करने देंगे, न खाएंगे, न खाने देंगे, लेकिन अब वो ये कोशिश करने कांग्रेस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये खा रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री का जो एक सफेद कुर्ता था उस पर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं धब्बा लगाने की कोशिश कर रही है ताकि उसका फायदा उसे 2019 में मिल सके। अभी कितना फायदा मिलेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ 2000 अभी जो 18 में 5 राज्यों के जो चुनाव हैं और 11 दिसंबर को जो नतीजे आ रहे हैं वो अभी कुछ तय करेगा कि आखिरी जो ब्रेकर है वो कौन तोड़ता है और किसको फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हसन। यानी लगता है कि पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा महंगाई और तमाम चीजों को लेकर अगर देखा जाए विपक्ष के पास भले मुद्दे बहुत हो, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि राफेल जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी मारक क्षमता भले ही दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी उसकी मारक क्षमता कम नहीं है। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस बदनाम चेहरे की या बदनाम एक मिजाज की जिसमें कहीं ना कहीं वो इज्जत की खातिर अपने ही खून का खून कर देते हैं। और इस बार मुरादाबाद से खबर आई है, परिवार वालों ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसके कहीं और अवैध संबंध थे। हालांकि पहले उन्होंने उस प्रेमी को मारा और उसके बाद अपनी बेटी को भी मार दिया। हालांकि लड़की शादीशुदा थी और अपनी ससुराल में थी, मायके वालों ने वहां जाकर यह हत्या को अंजाम दिया। हमारे साथ रिपोर्टर रहेंगे मुरादाबाद से अब्दुल वाजिद रहेंगे और हम सुनवाएंगे कि पुलिस खुद क्या कह रही है। अब्दुल वाजिद से हमारी कोशिश है कि हमसे जानकारी लें कि लेटेस्ट क्या है और ये पूरा मामला क्या है। अब्दुल वाजिद, आपको आवाज मिल रही है? मुरादाबाद का मामला है, यहां पर एक शादीशुदा लड़की अपने ससुराल में किसी और से उसके संबंध हो गए। उसके बाद जब शिकायत की गई, परिवार के लोग वहां गए, भाई ने पहले प्रेमी को मारा और उसके बाद अपनी बहन को मार दिया। अब्दुल वाजिद जुड़ गए हमारे साथ। अब्दुल वाजिद, कहां का मामला है, क्या है पूरी घटना, थोड़ा बताएं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र का है, जहां एक गांव पड़ता है सब्जीपुर। वहां बीती 6 अक्टूबर को एक अज्ञात बॉडी मिली 22 वर्षीय युवक की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी शिनाख्त, जो मृतक था उसकी शिनाख्त कार्रवाई की गई। तो उसकी शिनाख्त मुर्गा कारोबारी, बरेली के मुर्गा कारोबारी फैसल के रूप में हुई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, टीम का गठन, इसमें देखिए सबसे अच्छा रोल जो पुलिस ने प्ले किया है, क्योंकि 4 दिन के अंदर, मात्र 4 दिन के अंदर केस को वर्कआउट किया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जहां जांच पड़ताल की तो कहीं कुछ ना कुछ संदिग्ध पाया और इसमें ही पता चला कि जो नागपनी क्षेत्र की रहने वाली महिला है उससे शादी से पहले एक चीज आपको मैं यहाँ खुलासा कर दूं। जानकारी के मुताबिक ये पता चला कि राबिया बरेली में अपने नानी के यहाँ जाती थी, तभी वहाँ उसकी मुलाकात फैसल, जो मृतक था, फैसल से हो गई और दोनों में दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। इसी बीच यानी ये मामला शादी से पहले था, लेकिन शादी के बाद भी वो रिश्ता जारी रहा अवैध रूप से। और जब ससुराल पक्ष ने इस पर ऐतराज जताया या सूचना दी तो परिवार के लोगों ने, मायके के लोगों ने, भाई ने पहले प्रेमी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। यानी इज्जत की खातिर, ऑनर किलिंग के जी बिल्कुल, ऑनर किलिंग की खातिर। जी बिल्कुल, यकीनन, क्योंकि पहले प्रेम प्रसंग था, उसके बाद अवैध संबंध बन जाते हैं। इसके शादी के बाद ये चीज कोई भी शौहर हो तो वो उसे नागवार ठीक है। जरा सुनते हैं पुलिस क्या कह रही है इस पे। थोड़ा वाजिद आपको रोकना चाहूंगा, पुलिस की भी बात सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की है, जरा पुलिस की बात सुन लेते हैं। मृतक की हत्या जो है वो एक लड़की से संबंधों के कारण उस लड़की के परिजनों द्वारा की गई है और विवेचनात्मक कार्रवाई में एक ये चीज और सामने आई है कि लड़की के परिजनों द्वारा अपनी स्वयं की उस लड़की की भी हत्या करके उसको दफना दिया गया है, जिसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो मर्डर करने में जो वास्तव में इन्वॉल्व थे वो लड़की का एक सगा भाई और उसके जो है वो खलेरे जीजा हैं और उनको सपोर्ट देने में उनके अपने जो पिता जो हैं वो इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने मृतक को अपने साथ बुलाकर ले जाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां पर चाकू से गला रेत कर उसके। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद आपका, आपने जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें
बड़ी सफलता वहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। हंदवाड़ा का मामला है और हम जानने की कोशिश करेंगे वहां पर लेटेस्ट जानकारी। हमारे साथ सनम एजाज जुड़ेंगे, उनको हम लेंगे और उनसे पूछेंगे क्या है ये मामला। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि वहां पर कल दूसरे चरण के चुनाव थे, स्थानीय निकाय के चुनाव थे, सब चीजें ठीक थी, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, लेकिन अब वहां पर एक ऐसी सूचना मिली थी, एएमयू का भी कोई पूर्व छात्र शायद वहां पर ऐसा सुना जा रहा है उसमें घिर गया था या वहां पर उसकी भी सूचना मिली थी। और ये पूरा मामला सनम एजाज से हम जानकारी लेंगे। सनम, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हंदवाड़ा की खबर है, यहां पर सुबह सवेरे ये मुठभेड़ हुई थी और सुरक्षा वालों ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया और बाकायदा कार्रवाई की तो दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई और उसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। और इसमें एक तरह से सफलता कही जा सकती है सुरक्षा बलों की। यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन ऑल आउट के बावजूद जिस तरह से लगातार वारदातें भी हुई हैं और लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हुए हैं और लोगों ने वहां पर ज्वाइन भी किया है, यह लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए अभी बहुत काम बाकी बचा हुआ है। सनम एजाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर हंदवाड़ा की खबर हम बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने और ये एक तरह से गंभीर मामला है। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं और वहां पर खासतौर से जब से चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चरण के चुनाव कल हुए। सनम एजाज, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी बताइए। सनम एजाज, ये देखा जाए कल दूसरे चरण के चुनाव थे, वहां पर सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं, पूरी तरह चाक चौबंद है, लेकिन अभी भी एक्टिविटीज हो रही हैं। आज की घटना के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है ये पूरी घटना? देखिए खालिद भाई, आज सुबह सुबह हंदवाड़ा के जो इलाका है यहाँ पे फोर्सेस को सूचना मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं और उसके बाद यहाँ इलाके का कॉर्डन किया गया। और जो अब तक की खबरें निकल के आ रही हैं उसमें ये बताया जाए कि 2 मिलिटेंट जो हैं वो मारे जा चुके हैं और उसके बाद इलाके में पुरतशद्दुद हालात भी हुए और इन हालात के दौरान जो रिवायती पैलेट वगैरह, पत्थर वगैरह वो सब चलते रहे। और अभी आखिरी जो इनपुट्स हमारे पास मिले हैं उनके मुताबिक आखिरी लम्हा तक इलाके में तनाव जो था वो बराबर जारी था। सर, एक सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो सक्सेसफुल रहा है, पूरी तरह कामयाब रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां ज्वाइन भी कर रहे हैं, लगातार वारदातें भी हो रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन की भी बातें हो रही हैं, लोग ज्वाइन जो कर रहे हैं वो बड़ा गंभीर मामला है। क्या लगता है, कहां लगता है कि ये दावे सरकार के जो हैं वो कितने सच हैं या लोगों में कितना इसका मैसेज गया, ऑल आउट हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे माना जाए? देखिए, ऑल आउट हुआ है और उस ऑल आउट के दौरान यहाँ बहुत से लोगों को उस पर सवाल भी बहुत से लोगों ने उठाए, लेकिन अभी भी जिस ऑल आउट की बात लोग यहाँ सरकार करती है वो अभी तक नहीं हो सका है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे मिलिटेंसी कहें, आप इसे टेररिज्म कहें, जो कुछ भी कहें, ये बराबर जारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। और नौजवान जो नई, यानी लगता यह है कि सुरक्षा बलों के लिए भी बहुत काम बाकी है और ऑल आउट जो है वो वाकई में कैसे ऑल आउट होगा, ये बड़ा सवाल है। सनम एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस तूफान की जिसका नाम हालांकि रखा तितली गया है, लेकिन उसका कहर जो है वो शायद बहुत बड़ा है। तितली एक नाजुक नाम है लेकिन कहर बड़ा है। रवि श्रीवास्तव रहेंगे हमारे साथ। उड़ीसा के अंदर तितली ने कहर अपना बता रहे हैं कि हो रहा है और बाकायदा देखा जा रहा है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, सुबह 10 तक 6 बजे की सुबह जो उड़ीसा के लिए वो काफी खतरनाक थी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से निकलकर ये चक्रवात पूरे राज्य में फैल गया। खासकर जो तटीय इलाके हैं उसमें इस तूफान ने जमकर तबाही मचाई। कई घर तबाह हो गए, जो कच्चे मकान थे वो तबाह हो गए। अब इसके अलावा जो और भी राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी फैल रहा है। तो अभी दुर्गा पूजा भी है, इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं तूफान बढ़ता है और विकराल रूप लेता है तो जिंदगी तो पीछे हो ही जाएगी। अभी जो है तितली का जो तूफान जो है उसका कहर जारी है। एनडीआरएफ को तैयार कर दिया गया। जरा क्या लोगों का ख्याल है वहां पर, क्या इसके पर जा रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। और रवि श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली का खंभा, पक्का घर था और पेड़ पौधा वगैरह सब यहाँ पे सब खत्म हो चुका है। यहाँ का सिचुएशन आप देख रहे हैं, लगभग 150 किलोमीटर की स्पीड से अभी हवा चल रहा है। यहाँ पे सब यहाँ पे मौजूद है। हमारा घर भी टूट गया है। इसी हिसाब से हम देख के आए हैं कि यहाँ पे क्या और होने वाला है। अभी तक जो मालूम होता है कि 11:30 या शाम तक ये सब खत्म हो
पास ये है कि अभी जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था उसका जो आई था लगभग लैंडफॉल हो चुका है और अराउंड ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश में 18.8 डिग्री और 84.5 डिग्री ईस्ट में वो नियर पलासा एंड वो श्रीकाकुलम के पास लैंडफॉल हुआ इसका और उस लैंडफॉल के टाइम पे इसका विंड स्पीड रहा 140 से 150 किलोमीटर और जो मैक्सिमम विंड स्पीड वो रिपोर्ट किया गया है 165 किलोमीटर पर आवर है और ये मॉर्निंग में 4:30 से लेके 5:30 के बीच में ये लैंडफॉल किया है और इसके वजह से हैवी रेनफॉल का चांसेस बहुत बढ़ चुका है क्योंकि आउटर वॉल क्लाउड जो रीजन है वो इसके बाद धीरे धीरे उड़ीसा के अंदर घुस रहा है और उसके वजह से हैवी तितली का जो कहर है वहां पर देखने को मिल रहा है। स्पीड जो थी वो हवाओं की बहुत तेज बताई जा रही है और उसके अलावा भी कुछ खबर ऐसी भी है कि यहां भी शायद बादल और उसका जो असर देखा जा रहा है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।